हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंडिया। आपस में इंडिया के कैसे रिलेशन रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ परमानेंट फाउंडर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंडिया की जो सबको पता है कि एक फाउंडर मेंबर है। व्हेन अ कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड इन ब्रेटन वुड्स to ponder over the plan of monetary fund, it was attended by Indian delegation consisting of 6 members under the leadership of जेरेमी जो भी आप प्रोनाउंसिएशन लेना चाहते हो, रेसमैन। ठीक है, तो इंडिया की 6 मेंबर जो कमेटी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जेरेमी रेसमैन, उन्होंने अटेंड की थी वो कॉन्फ्रेंस। इन अक्टूबर 1947 इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ IMF। 1947 में इंडिया मेंबर बन गया जी। उसके बाद व्हेन रशिया डिक्लाइंड द मेंबरशिप ऑफ फंड, इंडिया वॉज मेड अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब रशिया ने उन्होंने रिजेक्ट कर लिया कि हम नहीं बनते बुनते, क्योंकि ये सारा का सारा अमेरिका का खेल है, तो उस टाइम अमेरिका की और रशिया की, आपको पता है ना, कोल्ड वॉर चल रही थी, तो इंडिया को परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। करंटली इंडिया इज़ एट 9th पोजीशन। अभी इंडिया 9th पोजीशन पे है। कोटा ऑफ जापान, कनाडा, इटली हैज़ ग्रोन लार्जर देन दैट ऑफ इंडिया। इनके जो कोटे थे वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कंसिक्वेंटली इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ परमानेंट डायरेक्टर, इंडिया इज़ नाउ एन इलेक्टेड डायरेक्टर। तो इंडिया एक परमानेंट डायरेक्टर नहीं रहा, इंडिया अब क्या बन गया, एक इलेक्टेड डायरेक्टर है। At the time of membership, India's quota amounted to 40 करोड़ डॉलर। जब शुरुआत में जब ये IMF की मेंबरशिप में ली, तो हमारा जो कोटा था IMF में वो था 40 करोड़ डॉलर का। इन 1951 इट वाज इंक्रीज टू 60 करोड़ डॉलर, और 2000 में क्या हुआ, इट वाज फर्दर इंक्रीज टू 416 करोड़ SDRs। तो अब SDRs में आपको पता है ना, 1971 के बाद SDR शुरू हो गए थे। तो SDR के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें 4-5 वीडियोस मैंने SDR के ऊपर ही बनाई गई हैं। ठीक है, आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या होता है SDR, कैसे होता है, क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा SDR, क्योंकि टॉपिक इधर उधर चला जाएगा कहीं। ठीक है, तो इंडिया का कोटा 2000 में 416 करोड़ SDRs का हो गया। इन टोटल कैपिटल ऑफ द फंड, इंडिया शेयर इज मेयरली 2.9%। IMF के पास जितना भी पैसा है उसका सिर्फ इंडिया का 2.9% ही है। इंडिया का उसमें कोटा, ठीक है ना, काफ़ी कम कोटा है। जिन कंट्रीज़ का ज़्यादा कोटा है वो इन्फ्लुएंस करते हैं फिर उसको। इनिशियली इंडिया फिक्स्ड गोल्ड पैरिटी रेट ऑफ रुपी एज 0.268601 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और 30.255 सेंट्स। तो बेसिकली जब इंडिया मेंबर बना तो इंडिया को अपने रुपए को, आपको पता है ना, जो भी IMF का मेंबर बना था शुरुआत से अब तक, उसको गोल्ड टर्म्स में या फिर जो डॉलर टर्म्स में अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्लेयर करनी होती थी। With the devaluation of rupee in 1949, its gold parity rate come down to 0.186621 grams of gold और 21 सेंट्स, क्योंकि 49 में डिवैल्यूएशन हुई थी तो हमारी करेंसी की वैल्यू और गिर गई। विद द सेकेंड डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी ऑन 6 जून 1966, इट फर्दर वेंट डाउन टू 0.118489 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो उसके बाद करंटली इंडिया फिक्सेस द पार वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ द एवरेज एक्सचेंज रेट ऑफ दोज कंट्रीज विद हुम इट हैज़ लार्ज ट्रेड रिलेशंस। तो करंटली इंडिया अपनी जो करेंसी की वैल्यू वो मतलब एवरेज एक्सचेंज रेट के हिसाब से तय करती है, मगर आजकल ये सिस्टम सारा खत्म हो गया। आपको पता है आज का डिमांड सप्लाई जो है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, जो डिमांड सप्लाई होता है उसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट तय की जाती है। अब मसला आ जाता है कि बेनिफिट्स क्या हुए हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ IMF, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को क्या बेनिफिट हुए हैं IMF का मेंबर बन के, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज़ एंजॉयड द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ IMF। सबसे पहला, फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होती थी हम IMF के पास पैसे मांगने चले जाते थे और वहाँ से निकाल लेते थे। ठीक है ना। मेंबरशिप ऑफ IMF हैज़ enabled इंडिया टू गेट फॉरेन करेंसीज फ्रॉम IMF एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। जितने भी इंडिया को रिक्वायरमेंट होती थी उतने मिल जाया करते थे। एज अ रिजल्ट इंडिया कैन इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स फ्रॉम अब्रॉड
फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कैन ऑल्सो मीट इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो जब भी हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती थी हम IMF के पास जाते थे, अपना कोटा निकलवा लेते थे, जिससे कि हम बाहर से मशीनरीज इंपोर्ट करवा सकते थे और जो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो रहा था उसके भी भुगतान कर सकते थे। ठीक है, मतलब जो भी ख़राब बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है हमें इम्पोर्टर्स को पैसे, जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं उनको जो बाहर वाली कंपनीज हैं उनको पैसे देने हैं तो उनको भी पैसे दे देते थे। पैसे मतलब जो फॉरेन करेंसीज हैं, ठीक है ना, डॉलर वगैरह। टिल 31 मार्च 1971 इंडिया हैड बॉट फ्रॉम द फंड फॉरेन करेंसीज वर्थ ₹818 करोड़ विच वॉज पेड बैक ऑन टाइम। जो हमने कर्जा लिया वो 71 के आसपास वो वापस कर दिया। In 1948-49, the fund advanced to India loan amounting of $10 crore. The same was repaid in 1959. तो टाइम टू टाइम हम लेते रहे और देते रहे पैसे वापस। थोड़ा डाटा है, डाटा तो आपको पता है, आपको लिखना ही पड़ेगा पेपर में। In the year 1957, India got a loan of $20 crore from the fund to correct the disequilibrium in balance of payment. तो ये भी फिर से डाटा आ गया। इन जुलाई 1961 इंडिया अगेन सिक्योर्ड अ न्यू लोन अमाउंटिंग टू 25 करोड़। इन 1964 येट अनदर लोन अमाउंटिंग to $20 crore was received from the fund and the same was repaid in 1974. तो थोड़ा बहुत डाटा है कि कब लिया कब दिया। In 1966 the fund advanced a loan of $22 crore to India to meet the famines हो गए थे यहाँ पे इंडिया में तब, उसके चक्कर में। In 1975-76 India secured a loan of $1 crore from the fund. In 1981 India made a payment of $30 crore of the fund. Thus, till 1981, India got assistance from IMF 13 times to the tune of SDR, that is $275 crore, and India's external debt service in 2001 from IMF was $9283 million. तो मतलब सिंपल वर्ड्स में बहुत कर्जा हमें IMF से मिला है, तो IMF की मेंबरशिप का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम फ्रॉम स्टर्लिंग। Prior to its membership of the fund, Indian rupee was convertible into other currencies through the medium of sterling. सिंपल वर्ड्स में स्टर्लिंग के थ्रू हमारी जो करेंसी कन्वर्ट की जाती थी। मगर अब क्या हुआ है, विद द फिक्सेशन ऑफ पार वैल्यू, जब भी हम मेंबर बने हमने फिक्स कर दिया कि हमारी गोल्ड की टर्म्स में इतनी है और डॉलर की टर्म्स में इतनी है। इंडियन करेंसी इज नाउ फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू एनी अदर करेंसी। अब स्टर्लिंग अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मेंबरशिप ऑफ द फंड इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्योंकि ये ट्विन इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक एक ही दिन इस्टेब्लिश हुए थे, तो हुआ क्या, जो IMF का मेंबर होता है वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर भी बन जाता है। इंडिया ने क्या किया, अगर IMF का मेंबर बन गया तो इंडिया हैज़ सिक्योर्ड सेवरल लोन्स फ्रॉम दिस बैंक फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक से भी काफ़ी लोन लिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो वर्ल्ड बैंक के चैप्टर में बताऊंगा क्या क्या लिया है। नेक्स्ट आ जाता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Fund has entrusted the sale and purchase of foreign exchange worth more than 2 lakh to RBI। उसने कहा है कि 2 लाख से ऊपर का अगर आपने सेल परचेज करना है तो कर सकते हैं। तो RBI को जब भी 2 लाख से ऊपर का सेल परचेज करना होता है फॉरेन करेंसीज का तो वो कर सकती है। द लेटर कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन फॉर फॉरेन एक्सचेंज दैट इज द वैल्यू लेस देन 2 लाख। मतलब 2 लाख से कम का सेल परचेज नहीं करती IMF। अगर कोई भी कंट्री चाहती है कि वो जाए और उससे फॉरेन करेंसीज खरीदे या बेचे तो सेल परचेज ऑफ 2 लाख से कम का IMF नहीं करेगी, 2 लाख से ज़्यादा होगा तभी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल सेक्टर। इंटरनेशनल सेक्टर में इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई। जैसे इसके मेंबर बनने की वजह से, मेंबरशिप अटेन करने की वजह से इंडिया वॉज अमंग दोज 5 नेशंस वेयर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब इंडिया क्या थी, इंडिया वो 5 मेंबर नेशंस में थी, शुरुआत में थी, बाद में तो अब नहीं रही, जो परमानेंट मेंबर्स थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी आ गई थी। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेटस इंडिया यूज टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द फंड। इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, इट वेरी मच एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल स्फीयर। जब इंडिया को काफ़ी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले लिया गया, परमानेंट डायरेक्टर बना दिया गया, इससे इंडिया के काफ़ी जो प्रेस्टीज है, जो शो ऑफ है वो काफ़ी बढ़ गई, इंपॉर्टेंस बढ़ गई इंडिया की। करंटली इंडिया इज़ एन इलेक्टेड मेंबर इन प्लेस ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द फंड। पहले परमानेंट मेंबर थी, अब जो है क्योंकि जापान और कनाडा और उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है जर्मनी की, तो इंडिया को अब इलेक्टेड मेंबर के तौर पे रखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक कंसल्टेशन। इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान्स। जो भी हम 5 ईयर प्लान्स को मैनेज कर रहे थे ना, अब उस चक्कर में क्या है, द फंड हैज़ गिवन वैल्यूएबल एडवाइस
to the government of India from time to time. तो बेसिकली उन्होंने इकोनॉमिक कंसल्टेशन काफ़ी ज़्यादा की है, टाइम टू टाइम हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, हमें बताया कि क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना. मैनी इकोनॉमिक मिशंस वर सेंट टू इंडिया बाय फंड टू ओनली टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं वो किया है मेजर्स जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है. मतलब हमें कंसल्टेशन दी है. जो भी गरीब कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, IMF उनको कंसल्टेशन देता है कि तुम इस तरीके से अपना वो रख सकते हो, क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, या इस हिसाब से अपना फाइनेंशियल सिस्टम रख सकते हो, इस हिसाब से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रख सकते हो ताकि तुम्हारा जो देश है वो तरक्की करे. हेल्पफुल ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के टाइम पे भी काफ़ी हेल्प की है. इंडिया गॉट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द फंड to tide over the crisis arising out of the natural calamities like floods, earthquake, famines, etc. and at the same time at the time of Chinese and Pakistani aggressions. तो बेसिकली उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है. हेल्प का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने हेल्प की है क्या कहते हैं नेचुरल क्लैमिटीज़ के टाइम पे, बल्कि जब इंडिया की पाकिस्तान और चाइना से जंग हो रही थी उस टाइम भी काफ़ी हेल्प की है IMF ने हमारी. In order to meet its balance of payment deficit in the wake of hike in the oil prices, India secured a loan in 1979 amounting to 20-25 lakh SDRs out of द ऑयल फैसिलिटी. तो इंडिया को जो डाटा दिया ये आपको याद करना पड़ेगा. इंडिया ने जब ऑयल फैसिलिटी के लिए लोन लिया, ऑयल काफ़ी क्रूड ऑयल महंगा हो गया था तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, तो उसके चक्कर में भी हमने लोन वगैरह लिया वहाँ से. इन इंडिया फंड सैंक्शनड अ लोन ऑफ 5,000 करोड़ डॉलर्स टू इंडिया. काफ़ी ज़्यादा लोन लिया हुआ है. दीज लोन्स वर टू बी गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years. मतलब 3 साल तक ये लोन्स दिए जाने थे. ठीक है. उसके बाद इंडिया एक्चुअली यूटिलाइज इंडिया ने कितना यूटिलाइज किया, 4070 करोड़. बाकी 5,000 करोड़ में से 4070 करोड़ यूज़ किया, बाकी पड़ा है टिल जनवरी 2000. सब्सिक्वेंटली इंडिया डिसाइडेड नॉट टू यूटिलाइज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सैंक्शन अमाउंट. इंडिया को सैंक्शन तो 5,000 करोड़ डॉलर्स थे मगर इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं लिया. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हेल्प फॉर 5 year प्लान्स. जो भी हमारे 5 year प्लान्स हैं उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हमें लोन्स मिले हुए हैं. इंडिया रिसीव्ड मैनी लोन्स फ्रॉम द फंड. इट रिसीव्ड फॉरेन असिस्टेंस टू द ट्यून ऑफ 127 करोड़ डॉलर ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान इन अगस्त 80 अंडर द कंपनसेटरी फाइनेंस फैसिलिटी, जिसको CFF भी कहा जाता है. इंडिया वॉज सैंक्शन द अमाउंट of rupees 283 crore by the fund. India is among 69 underdeveloped countries that are entitled to receive funds from subsidy account by the way of supplementary assistance at the time of nominal rate. मतलब at the nominal rate of 3% annually. सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा 5 year प्लान को पूरा करने के लिए भी काफ़ी लोन वगैरह मिले हुए हैं हमें, और बड़े सस्ते रेट पे मिले हैं, 3% के आसपास. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स. इसका भी काफ़ी हमें फ़ायदा रहा है. इंडियाज़ कोटा ऑफ SDR was raised from 14 crore to 114.5 crore in 1980 till to 2000. India was given SDR 68 crore. ठीक है. इतने हमें मिल चुके हैं. However, India's share in the total capital world quota has gone down from 3.2% to 2.9%. तो ओवरऑल SDR का भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मगर जो IMF में हमारा कोटा था वो काफ़ी कम हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गोल्ड. गोल्ड को भी हमने IMF में जाके बेचा है तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा हुआ. बाय द एंड ऑफ 1980 IMF सोल्ड 200 lakh ounce of gold. India got its share of profit amounting to rupees 127 crore. Besides, India also got 8 lakh ounce of gold at the rate of $35 per ounce. तो ये डाटा याद करना बहुत ज़रूरी है. Thus, by the virtue of being member of IMF, there has been एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ गोल्ड ऑफ इंडिया. इंडिया का जो गोल्ड का स्टॉक है वो बड़ा है. जब हमें डॉलर चाहिए होते हैं हम गोल्ड दे के हम डॉलर लेते हैं. समझ की बात. तो इतने करोड़ डॉलर जो हैं या फिर इतने गोल्ड जो हैं उसकी जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गई, जिससे इंडिया को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ. नेक्स्ट आप कह सकते हो हेल्प इन फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस. 1991 में आपको सबको पता है इंडिया में LPG आया था तो क्राइसिस आ गए थे. इन 1991 इंडिया हैड टू फेस foreign exchange crisis. Its foreign reserves in 1990-91 had fallen to rupees 4388 crore. India was in dire need of foreign currency. इंडिया के पास फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, फॉरेन करेंसी नहीं हो रही थी. कुछ लोग तो कहते हैं, अखबारों में भी लिखा है कि इवन जो 10 days है ना उनको भी, मतलब 10 days का जो एक्सपोर्ट है उसको मीट करने के भी पैसे नहीं रह गए थे. टू टाइड ओवर द क्राइसिस इन 1992-93 इंडिया सिक्योर्ड अ लोन वर्थ ऑफ रुपीज़ 480 crore SDR
and in 1993-94 another loan worth SDR of 500 crore was taken. तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा लोन मिले और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया लोन देके, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो इंडिया को फ़ायदा ही हुआ है IMF की मेंबरशिप से, क्योंकि लोन पे लोन मिले हैं और जिससे इंडिया अपना काम अच्छे से कर पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।